अध्यादेश का जो उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 213 में। अब देखो सारी चीजें सेम है। मैंने आपको पहले बता दिया कि राष्ट्रपति राज्यपाल, आप देखोगे तो लगभग लगभग थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है, बाकी चीजें सारी की सारी वैसी की वैसी हैं। शक्तियों में तो अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो कि जैसे उसकी राजनयिक शक्ति है, उसकी सैनिक शक्ति है, उसकी आपातकालीन शक्ति है, इनको छोड़ दो तो लगभग सारी शक्तियां उसकी एक समान सी हैं। अब यहाँ पे अध्यादेश, तो अध्यादेश जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जारी करता है वैसे यहाँ पे कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। जैसे पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि अध्यादेश जो है राज्यपाल जब विधानसभा का सत्र राज्यपाल जब विधानसभा का सत्र अस्तित्व में ना हो तथा किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर विधि की आवश्यकता हो तथा विषय राज्य सूची से संबंधित हो तथा इसके लिए राज्य सूची संबंधित हो तथा इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल, और देखो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल वर्ड डिफरेंस ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन है? मंत्रिमंडल है। राज्य मंत्रिमंडल लिखित परामर्श देता है, लिखित परामर्श देता है। मैं आज करूंगा कंप्लीट, आज पूरा करूंगा काम। तो आज करूंगा हर हाल में। अब ये जो मंत्रिमंडल है आपका, ये लिखित परामर्श देगा कि भाई अमुक विषय है और उस अमुक विषय पे हमको जो है विधि की आवश्यकता है। अब ये देखो, अगर विधानसभा का सत्र अस्तित्व में होता तो कानून बना ही लेता। अब ये अस्तित्व में नहीं है तो कानून नहीं बना सकता। और विषय कैसा होना चाहिए? अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, मतलब जिसपे तत्काल प्रभाव से हमको विधि की आवश्यकता है। ठीक है। अब अगर ये शॉर्ट में, अब इससे तो डिटेल में क्या लिखूं? किताब छाप दूं? थोड़ा बहुत तो खुद भी लिखना शुरू करो, कुछ तो वर्ड खुद भी तो देखो। सारा का सारा पका पकाया चाहिए। ब्याह करने जाओ, तोरण मारो तो टाबर आगे लिया ना। दूसरा, अब ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश के पास में पावर क्या है? भाई वैधानिकता तो होनी चाहिए। कोई कानून जब तक वैधानिक नहीं होगा, उसमें कोई अथॉरिटी नहीं होगी, तो उस कानून को कौन पूछेगा? जैसे आपके घर का कानून, अब आपके घर के कानून में अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या है? आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, परिजन जो हैं, वो अथॉरिटी है।
क्योंकि अगर आप उस कानून का पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब वो कार्रवाई कैसी होगी? कार्रवाई हो सकता है कि व्यवहारिक हो, कार्रवाई हो सकती है दंडात्मक हो, शारीरिक भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, आपकी पॉकेट मनी बंद कर दे, गाड़ी घोड़ा खोस लें, ठोके आपको, कार्रवाई तो होगी। तो यहाँ पे ये जो अध्यादेश होता है इसकी वैधानिकता वैसी ही होती है जैसी विधानसभा ने कोई विधेयक जो पारित किया है वहां से जो अधिनियम बना है तो उसके समान इसके पास भी क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है। तो हम कहते हैं कि अध्यादेश अध्यादेश विधानमंडल अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित विधि के समान सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। रिंकू जी, मैं जैसा टाइम टेबल मिलता है उसके हिसाब से लाइव आ जाता हूँ। क्लास 11 बजे होगी तो 11 बजे, 10 बजे होगी तो 10 बजे, 12 बजे मिलेगी तो 12 बजे। आपके पास में शेड्यूल अपडेट हो जाता है तो आप उस शेड्यूल के अनुसार देख लीजिए किस टीचर की क्लास कब है। तीसरी बात आती है कि जो अध्यादेश इन्होंने जारी किया, ये अध्यादेश समय सीमा क्या है? तो इसमें कहा गया है कि अध्यादेश जारी किए जाने के 6 माह तक अस्तित्व में रहता है। राज्यपाल एक बार जारी कर दिया तो टाइम पीरियड क्या है? 6 महीने है, 6 महीने तक रहेगा। लेकिन अगर राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कभी भी वापस ले सकता है। संतोष जी, पिछली क्लास में जो शॉर्ट लिखा था ना भाई साहब, उसका ही स्पष्टीकरण चल रहा है आगे। आप पिछली क्लास को वापस देखो। राज्यपाल की शक्तियों का जो फ्लो चार्ट बनवाया था उस फ्लो चार्ट को अब एक्सप्लेन किया जा रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो खसखस के लड्डू ज्यादा खा लिए या फिर ठंड के अंदर जो 1350 ग्राम का भेजा है वो जम गया। अब मान लो कि कई बार क्या होता है, स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। अब स्थितियां अगर सामान्य हो गई तो क्या होगा? अब उसकी विधि की आवश्यकता ही नहीं है, स्थिति सामान्य हो गई तो उस विधि की प्रासंगिकता क्या हो गई? खत्म हो गई। तो हम उस विधि को रख के करेंगे क्या? तो मंत्रिमंडल क्या करती है कि राज्यपाल को लिखित में आदेश देती है कि आप इस अध्यादेश को वापस ले लो। तो वो 6 महीने से पहले वापस भी लिया जा सकता है अगर स्थितियां सामान्य हो गई तो। अब मान लो कि स्थिति सामान्य हो गई लेकिन भविष्य के अंदर ऐसी स्थिति वापस उत्पन्न हो सकती है, ऐसी हमें लगता है। अब स्थितियां सामान्य हो गई लेकिन वो विधि भविष्य में हमें वापस आवश्यक हो सकती है। अब हम ये चाहते हैं कि वो विधि जो है कानून बन जाए ताकि वो स्थायित्व ले ले। तो ऐसे के लिए हम क्या प्रयास करेंगे? ऐसे के लिए हम प्रयास क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि भाई सदन का सत्र जो है वो आएगा, सदन में उसको रखा जाएगा, वो वहां से पास होगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा और वो विधि बन जाएगा। ठीक है। अब हमको सदन का इंतजार करना पड़ेगा और हमें यह पता है कि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि सदन के जो सत्र होते हैं तो साल में 2 सत्र होने चाहिए कम से कम, और उन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल हमें यह तो पता है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई सत्र तो आयोजित होगा ही होगा। तो मतलब हम इस अध्यादेश को सदन में रख सकते हैं। तो अगला जो प्रोसेस है वो क्या है? वो ये है कि अध्यादेश को स्थायित्व देने के लिए अध्यादेश को स्थायित्व देने के लिए स्थायित्व देने के लिए सदन का सत्र आयोजित होने के होने के 6 सप्ताह के भीतर, मतलब 72 दिन के अंदर, सॉरी 42 दिन के अंदर भीतर अध्यादेश सदन द्वारा
स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए या स्वीकृत किया जाना चाहिए, अगर नहीं किया गया तो अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा, अन्यथा वह समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यह है आपका अध्यादेश और यहां कंप्लीट होती है आपकी विधायी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्ति हो गई, विधायी शक्ति हो गई, अब क्या बची आपके पास में आगे? वित्तीय शक्ति। कर दो स्लाइड चेंज। हाँ। कर दूं? अब इसमें एक शक्ति और देख लो आप, विधायी शक्तियों में एक और है, और वो क्या है? वो है आपकी विधान परिषद में, मतलब विधानमंडल का कौन सा सदन है? ये दूसरा सदन है। विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करना, मनोनीत करना। राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद जो है, उस विधान परिषद में 1/6 सदस्य, 6 सदस्य मनोनीत करता है। अब राज्य में क्या, सॉरी केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति जो है वो क्या कर रहा है? दूसरे सदन में 12 सदस्यों को क्या कर रहा है? मनोनीत कर रहा है। तो आपने देखा कि भाई वहां पे 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति वहां पे 12 सदस्य मनोनीत कर रहा है दूसरे सदन में। और ये सदस्य कौन है? जिनके पास में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त है। यहां पे राज्यपाल कर रहा है 1/6 सदस्य मनोनीत, लेकिन इनके पास में क्षेत्र क्या है? तो इनके पास में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्तित्व ख्याति प्राप्त है, क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त, ऐसे व्यक्तित्वों को राज्यपाल क्या करेगा? सूरज बान जी, जानकार लगता हूं, देख लिया होगा यार भाई कहीं। मैं कहां से हूं? शेखावाटी से हूं। शेखावाटी में सीकर, सीकर में लक्ष्मणगढ़, गांव सालासर के पास में मधुपुरा। तो ये जो क्षेत्र हैं, तो यहां आप देख रहे हो आपके पास में एरिया कितने हैं? 5। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। जबकि राष्ट्रपति जो अपॉइंट करता है उसके पास में कितने हैं? 4। यहां पे हमारे पास में एक्स्ट्रा क्या है? सहकारिता। अब सहकारिता में भी क्या है? आंदोलन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारिता आंदोलन। क्योंकि देखो भारत क्या है? भारत आज भी कृषि प्रधान देश है, और हमारे पास यहाँ पे उद्योग कैसे हैं? लघु कुटीर मझोले उद्योग हैं। अब लघु कुटीर जो मझोले उद्योग होते हैं, तो वो उद्योग जो हैं, वो उद्योग आपको सीमित पूंजी से संचालित करने पड़ेंगे। अब भारत में अधिकांश वर्ग ऐसा है जिसके पास में सीमित पूंजी नहीं है, तो वो क्या करते हैं? 5-10 लोग मिलकर अपनी एक पूंजी का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद में उद्योग स्थापित करते हैं। तो आपने गांव में देखा होगा जैसे कई महिलाएं होती हैं, तो वो महिलाएं जो है, वो महिलाएं अपने आसपास की 4-5 महिलाएं मिलकर अपना एक पूंजी जो है छोटी सी जोड़ेंगे और अपने मंगोड़ी, पापड़, अचार का बिजनेस शुरू करेंगे। तो आज वर्तमान में जो स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं, जो भी हैं, तो वो 4-5 लोग मिलकर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो वो क्या? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है कि एक सब के लिए, सब एक के लिए। आप 4 लोग मिले, तब एक पूंजी बनी, तो उससे एक उद्योग चला। अब उसमें से एक निकल गया, आप 3 हैंड हो गए।
क्यों? क्योंकि जो पूंजी चाहिए थी वो प्रॉपर हो नहीं पाई। तो एक एक व्यक्ति की कीमत होती है सहकारिता में, यह है सहकारिता। क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त, जो लोग ख्याति प्राप्त करते हैं इन क्षेत्रों में, उनको क्या किया जाता है? उनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब सदन की जो कुल संख्या है, उस सदन की कुल संख्या का 1/6वां भाग, ये तो हो गई इसकी विधायी शक्तियां। अब आते हैं वित्तीय शक्तियों पे, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति। अब देखो वित्तीय शक्ति में क्या है? पहला, सदन में बजट, बजट, विनियोग, अतिरिक्त अनुदान, आदि प्रावधान, आदि प्रावधान राज्यपाल के, राज्यपाल के पूर्व परामर्श से प्रस्तुत किए जाते हैं, किए जाते हैं। बजट रखना है, विनियोग विधेयक लाना है, अतिरिक्त अनुदान रखना है, तो उसमें राज्यपाल से पूर्व परामर्श, उसकी स्वीकृति के बाद में वो कहाँ रखे जाएंगे? विधानसभा में रखे जाएंगे। अब हालांकि देखो हम बोलते बजट है, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट का प्रावधान नहीं है। संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। बजट शब्द नहीं है। हम बोलचाल में कर रहे हैं कि बजट आ रहा है, जबकि होता क्या है? वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा होता है। फिर इसके बाद में राज्य की संचित कॉन्सुलेशन व आकस्मिक निधि, संचित व आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है, का संरक्षक होता है। अब संचित निधि तो क्या है और आकस्मिक निधि क्या है? तो संचित निधि तो वो है जिसमें आप राज्य की आय के जो स्रोत हैं उनको शामिल कर रहे हो। माइक ऑफ नहीं होता है, माइक चालू रहता है, तो आपके कोई फोन में प्रॉब्लम होती होगी, बाकी माइक तो चालू है। अब संचित निधि क्या होती है? संचित निधि जिससे आप ये कह रहे हो कि राज्य की आय के जो स्रोत हैं उससे जो राशियां प्राप्त होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे राज्य क्या कर रहा है? राज्य ने कोई योजना चलाई, राज्य ने किसी अन्य देश को, अन्य क्षेत्र को कोई धन दे रखा है, तो धन दोगे तो फोकट में तो दोगे नहीं, आप ब्याज लोगे। अब जो पैसा आएगा उससे जो इनकम होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो आप इसमें डालोगे, संचित निधि में डालोगे। हाँ, अब जैसे आप हो तो आप जो टैक्स दे रहे हो, शुल्क दे रहे हो, फीस दे रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? वो संचित निधि में जा रहा है। उसी संचित निधि में से कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं? आकस्मिक निधि के रूप में रख लेते हैं, इमरजेंसी फंड के रूप में। जैसे आपकी आय का स्रोत है, आपकी आय का स्रोत है आपके पिताजी की आय, उन्होंने आपका कोई हिस्सा फिक्स कर दिया कि भैया ये तेरा पैसा है, तेरे को मंथली मिलेगा, इसमें तेरे को गुजारा चलाना है। उसमें से आप क्या करोगे? एक हिस्सा निकालोगे साइड में, यार इमरजेंसी में ये पैसे काम लेंगे अपन। तो वही होता है, जो आय है उसका एक हिस्सा निकाल दिया आपने इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी आई तो उसका प्रयोग करोगे, नहीं तो वो पड़े, आप उनको नहीं छेड़ रहे हो। इनका पेरेंटियल हेड कौन है? राज्यपाल है, इनका संरक्षक है। इसलिए सरकार जो होती है वो कभी भी इनमें से पैसा सीधा ही नहीं निकाल सकती। सरकार क्या करेगी? सरकार एक बजट, एक प्रारूप निकालेगी। बजट क्या है? बजट होता है 3 साल का विश्लेषण। पिछली साल आपने क्या किया, उसका क्या रिकॉर्ड रहा, क्या उपलब्धि रही, इस साल आप क्या करोगे। तो पिछले साल जो किया, इस साल जो करोगे, उससे आगे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी विचारधारा क्या आगे की। अब ये 3 चीजें कंबाइंड होके क्या कर रही हैं? बजट का निर्माण कर रही हैं। ये 3 चीजें हैं बजट का आधार। अब इसमें क्या है कि आपने राशियां बता दी, अब वो राशियां चाहिए, अब वो राशि लोगे कहां से? वो संचित निधि से लोगे। तो संचित निधि से राशि लेने के लिए आपको अब विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। विनियोग विधेयक को स्वीकृति मिलेगी तो यहां से राशि क्या होगी? आप लोगों को स्वीकृत होगी। राशि आपको स्वीकृत हो गई, अब आपने उस राशि का वितरण कर दिया, काम चल रहा है, सब कुछ है। अब कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें राशि पड़ गई कम, बजट आने में भी टाइम है, अब आप क्या करोगे? अब आप लाओगे अतिरिक्त अनुदान कि भाई साहब आइडिया तो लगाया था कि भाई इतने में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें तो राशि की और जरूरत है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीजें महंगी हो गई, या फिर जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया, काम तो पूरा करना पड़ेगा। योजना प्रभावशील है, लाभकारी है, उपयोगी है, तो अतिरिक्त अनुदान आएगा तो सदन उस पर चर्चा करेगा। सदन जब अतिरिक्त अनुदान पास कर देगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। अब जो पैसा आपने एक्स्ट्रा लिया है उसको आपको अगले बजट में ऐड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। तो
तो अगले बजट में वो राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लो आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि कब होती है, जब कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आकंप आ गए। अब उसमें क्या है, उसमें सरकार का पैसा खत्म हो गया और तत्काल प्रभाव से आपको पैसा चाहिए, इतना समय नहीं है कि आप इस प्रोसेस में जा सको, तो आप क्या करोगे, सीधा आकस्मिक निधि से पैसा निकालोगे, पैसा निकाल के जो मूल काम है उसको पूरा करोगे। पूरा करने के बाद में जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, जब आप अगला बजट लाओगे तो आपको बजट में बताना पड़ेगा कि भाई पिछली बार जो आपातकाल आया था तब हमने इतना पैसा इसमें से लिया था, इस पैसे का हमने ये उपयोग किया। तो अब आप क्या करोगे, बजट आपने रखा, उसमें आपने जो इमरजेंसी पैसा लिया उसको एड ऑन किया। अब वो एड ऑन किया हुआ जो पैसा है, बजट जैसे ही पास होगा वो पैसा वापस किसमें जमा करा दोगे, आकस्मिक निधि। ये तो है दो चीजें। अब इसके बाद में आप जानते हो कि राज्य जो है, उस राज्य में वित्त संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिए एक होता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ये जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। गठन कौन करेगा, राज्यपाल। केंद्र में कौन करेगा, राष्ट्रपति। यहां कौन करेगा, राज्यपाल। समय कितना होता है इसका, 5 वर्ष। जिस वर्ष के लिए गठित किया गया है उस वर्ष के लिए 5 वर्षों में इसके द्वारा जो सिफारिशें की गई है वो लागू होंगी। अब ये जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसका कार्य है राज्य की आय का आंकलन करना या राज्य आय का अनुमान, राज्य आय का अनुमान व आंकलन करना, तथा स्थानीय निकायों का अंशदान, स्थानीय निकायों का अंशदान निर्धारित करना। और राजस्थान में अब तक कुल कितने वित्त आयोग बन गए, कुल 6 वित्त आयोग बन चुके हैं। और केंद्र में कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, 16। केंद्र में है 16वां वित्त आयोग है। वित्त आयोग, हाँ वहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो खाली बता रहा हूँ। हाँ अभी तो खाली बता रहा हूँ आपको। वित्तीय शक्ति, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, कि भैया आपकी जो आय है उस आय के स्रोत क्या है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कर लिया, एक मिनट पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्य की जो आय है उसका अनुमान लगाना, उसका आकलन करना, और जो स्थानीय निकाय है उनका अंशदान निर्धारित करना। होता क्या है, वित्त आयोग है, जैसे मान लो केंद्र का है। अब केंद्र का जो वित्त आयोग है तो उसकी जो केंद्र की जो आय है, क्या उसमें राज्यों का योगदान नहीं है क्या, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आय है क्या उसमें राज्य का योगदान है क्या, भाई राजस्थान पंजाब हरियाणा का योगदान है कि नहीं है। इनके साथ साथ क्या जो स्थानीय निकाय हैं राज्यों के अंदर, स्थानीय निकाय, क्या उनका योगदान है क्या, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, क्या इनका योगदान है क्या, योगदान तो है। भाई मान लो कुटीर उद्योग है, तो कुटीर उद्योग कहाँ होंगे, वो तो स्थानीय निकाय क्षेत्रों में होंगे। तो वो वहां जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं कहाँ पे, एक मार्केट में। अब वो मार्केट नेशनल है या इंटरनेशनल है, आय तो हो रही है, आय हो रही है तो सरकार को दे रहे हैं,
अब चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत आते तो है। अब इसकी जो आय है, इसमें मान लो 100 रुपए आय है। अब इसके जो राज्य है ना, ये इनको बांटेगा। भाई कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, कुछ हिस्सा अंशदान तय कर देगा, वो किसको दे देगा? राज्य को। अब राज्य में भी वो तय करेगा कि कौन से राज्य को कितना देना है। भाई सारे राज्य समान तो है नहीं, कोई राज्य ऐसा भी है जिसकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी है, एक ऐसी है जिसकी न्यूट्रल है, एक ऐसी है जिसकी कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा ध्यान इस पे देना है, इस पे एवरेज देना है, इस पे नहीं भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेलिटी भी कर सकते हो आप। तो वो अंशदान निर्धारित करेगा। ऐसे ही राज्य की होती है। अब मान लो राज्य की आय है, राज्य वित्त आयोग है। अब जो राज्य वित्त आयोग है, वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग एक तो राज्य की खुद की आय प्लस केंद्र के द्वारा उसको अनुदान, दो चीजें मिल गई। अब वो क्या करेगा, उसे भी पता है कि कौन सा क्षेत्र मेरा विकसित है, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो कौन से क्षेत्र में मुझे विशेष ध्यान देना है, कौन से क्षेत्र में मुझे कम ध्यान देना है। अब यहाँ पे उसके पास में विकास के लिए है क्या, उसके लिए विकास के लिए है स्थानीय स्वशासन। ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन में एक तो है पंचायत, पंचायत क्षेत्र, और एक है उसके पास में नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका, क्योंकि हमारे पास या तो गांव है या शहर है। अब राज्य की जो आय है और जो अनुदान है, अगर उसकी बात करें तो हर राज्य में अलग अलग अनुदान होता है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो है उसने सिफारिश की है कि राज्य की जो आय है उस आय का 6.4729% ऐसे कुछ है, मतलब है लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास। ये कोई अंशदान है उसका 6.7 है या 6.42 ऐसे कुछ है, लेकिन है इतना। ये जो हिस्सा है ये किसके लिए होगा, स्थानीय स्वशासन के लिए होगा। अब इस स्थानीय स्वशासन में पंचायतों को कितना दे रहा है, वो पंचायतों को दे रहा है वो 70.10%। ठीक है। और इधर कितना दे रहा है वो 29.90%। तो ये जो आय है, इस आय का 70.10% हिस्सा तो किसके पास जा रहा है, पंचायतों के पास। और नगर पालिका पास कितना जा रहा है, 29.90 जा रहा है। इन पंचायतों में भी अब संस्थाओं की बात करें तो कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। इन 3 स्तर के अंदर जो पंचायत है, इस पंचायत को कितना मिल रहा है, इसका 75%। पंचायतें ज्यादा हैं। फिर है पंचायत समितियां, इनको कितना मिल रहा है, 20%। फिर है आपकी जिला परिषदें, जिला परिषद को कितना मिल रहा है, 5% वितरण हो रहा है, सिफारिश इसके द्वारा की गई है। अब आते हैं नगर पालिका। अब नगर पालिका वाले में क्या किया गया, इन्होंने कहा कि भाई आपके पास में 2 प्रकार की योजना होंगी, एक तो है टाइड और एक है अनटाइड। अब आपके पास जो भी आय आ रही है ना, उस आय में से 50% तो खर्च कहां करोगे, टाइड में, और 50% कहां करोगे, अनटाइड में। टाइड का मतलब तो क्या है, बाध्यकारी, करना ही करना है आपको। अनटाइड का मतलब क्या है कि आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से क्षेत्र में करो, कोई बाध्यता नहीं है। नगर पालिकाओं में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बाध्यकारी होते हैं। हाँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे बता दूंगा, टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। टाइड का मतलब क्या है, बाध्यकारी, मतलब आपको ये काम तो करना ही करना है, ये पैसा तो यहां खर्च करना ही करना है। अब आप एक बात बताओ कि नगर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, नगर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, नगर के लिए आधारभूत ढांचा। भाई नगर क्या होगा, जिसमें सड़कें पक्की होंगी, बिजली होगी, सुचारू पानी होगा, हॉस्पिटल होंगे, शिक्षा होगी, आधारभूत अन्य जो जरूरत की चीजें हैं वो वहां पे उपस्थित होंगी, उसी को तो आप नगर कहोगे। फिर उस नगर में क्या होगा, उद्योग और सेवा क्षेत्र होगा, खेती नहीं होगी, उद्योग होंगे, सर्विस सेक्टर होगा, जहां आपको राजस्व मिलता हो, रेवेन्यू मिलता हो। अब आप अगर वहां पे साफ सफाई नहीं रखोगे तो उस नगर में आके कौन बसेगा भाई। आज आपको कह दिया जाए कि आपको जयपुर में रहना है, जयपुर में क्या रहना है, जयपुर के बीच में रहना, चांदपोल वाले बेल्ट में रहना है, और गलियां देखो तुम जाके एक बार, और बारिश आती है तब और देखो, पूरे जयपुर जाने का कचरा वहीं तुमको आंटता हुआ मिलेगा। फिर वो जो सुगंध आएगी मदहोश करने वाली, रह लोगे क्या वहां पे, नहीं रह पाओगे। तो आप क्या कहोगे, आपको यार गांव ही बढ़िया है, चलो यहां से। तो सबसे बड़ी बात है स्वच्छता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइड में, बाध्यकारी में आप क्या करोगे, स्वच्छता पे पैसा खर्च करोगे ही करोगे। तो आपने गाड़ियां लगा रखी, गाड़ी वाला आया, देख कचरा निकाल, तो आप कचरा फेंक रहे हो उसमें। अब उसको भी कैसे करना है, तो उन्होंने बताया कि भाई गीला कचरा अलग रखो, सूखा अलग रखो। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, गीला घर का कचरा अलग, सूखा अलग, प्लास्टिक अलग, मेडिकल स्क्रैप अलग, छटवा रहे हैं हम उसको। क्यों, क्योंकि भाई किसी प्रकार की कोई ऐसी महामारी, कोई प्रदूषण का स्तर ऐसा ना हो जाए कि जो हम बाद में कभी कंट्रोल ना कर पाए। तो ये वित्त आयोग जो है ना, ये वित्त आयोग चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उसका मूल कार्य यही होता है कि मुझे किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां जो है उसको कितना सुचारू रूप से संचालित करना है, ये है इसका कार्य। तो एक सामान्य सा फॉर्मेट बना लो यहां यहां का, बस और कुछ मत बनाना, बस राज्य वित्त आयोग का एक फॉर्मेट बना लो, बाकी कुछ नहीं है। बाध्यकारी, बाध्यकारी और गैर बाध्यकारी, बस खाली एक मोटा मोटा सा बना लो, ताकि वित्त आयोग जब पढ़ोगे तो आपको क्या है कि माथा फोड़ी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बाध्यकारी
और ये गैर बाध्यकारी। फिर आपको ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगली है न्यायिक शक्ति। अब देखो न्यायिक शक्ति के अंदर उच्च न्यायालय, वह अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, व पदोन्नति संबंधी सहयोगात्मक कार्य, कार्य अधिकार। उच्च न्यायालय में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो इसमें कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका इसमें रहती है। हाँ, सहयोगात्मक मतलब हेल्प करना, सिफारिशें करना, अपना मत रखना। जिला न्यायालयों की अगर बात करें, अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें, तो इनके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनके तबादले से संबंधित, उनके प्रमोशन से संबंधित, या उनके किसी अन्य जो पद सोपान है उनसे संबंधित इसके द्वारा सलाहात्मक जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा है न्यायिक शक्ति में क्षमादान। तो क्षमादान में राज्यपाल मृत्युदंड व सेना न्यायालय के दंड को क्षमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। राज्य सूची व राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधि क्षेत्राधिकार, विधि क्षेत्राधिकार उपबंधों में क्षमादान शक्ति प्राप्त है। क्षमादान शक्ति प्राप्त है। अब इसमें क्या होता है, पहले जैसे एक होता है क्षमा करना, एक है लघुकरण, एक है विराम, एक है परिहार और एक है प्रविलंबन। प्रविलंबन यहां इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, खाली यहां तो आपको इतना याद रखना, ये राष्ट्रपति वाले में आएंगी पूरी डिटेल में, यहां खाली आपको इतना नाम याद रखना है। मैं आपको बताता हूं क्षमा करना। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो आरोपित है, प्रावधान क्या होना चाहिए कि राज्य सूची का कोई विषय होना चाहिए या राज्य सरकार जिस पे कोई कानून बना सकता है ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। उसका अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, उसके तहत अगर दोषी ठहराया गया है तो राज्यपाल उसको क्या करता है, क्षमा कर सकता है। अब जब आपके ऊपर मान लो कि किसी प्रकार की कोई सजा आरोपित की गई है, तो सजा आरोपित होने के कारण आपके ऊपर क्या होता है कि ऑटोमेटिक कुछ प्रतिबंध जो है ना वो ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाते हैं। जैसे आपके कोई केस लगा, कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, अब आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। मतलब एक तुरंत प्रभाव से एक ऐसी बाधा आपके जीवन में आ गई जो किसी और कारण से आई है। भाई आपने अपराध किया,
आपने सजा काटी, लेकिन अब आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। पढ़ते हैं तो उनको वही ये लगता है कि भाई मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया होता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि भाई मैं समय खराब नहीं होगा, मैं बाहर निकलूंगा तो होगा। ना ना ना, कुछ भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी में तो सोचो ही मत, कहीं भी नहीं है। अयोग्यता अपने आप आ गई। हाँ, बाइज्जत बरी है तो फ्री है ना, फिर वो उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप तो है नहीं ना, फिर नहीं है। हाँ, वो नहीं रहता। अब क्या होता है देखो, अगर न्यायालय ने आपको ये कह दिया कि हम आपको प्रताड़ित करते हैं, सजा नहीं सुनाई, जेल नहीं करी, कोई जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन अगर आपने उसने को ये भी कह दिया कि न्यायालय आपको प्रताड़ित करता है, तो भी वो अयोग्य है, नौकरी नहीं कर सकता। जमानत होना जैसे 151 है। अब 151 के अंदर क्या है, राजकार्य में बाधा है। 151 कहीं भी लग सकती है, कुछ भी लग सकती है, 151 का कोई आधार नहीं है। तो उसके अंदर अगर कोई जमानत हुई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ यह है कि मान लो कि आपको सजा हुई, जुर्माना हुआ, प्रताड़ित किया न्यायालय ने आपको, अब इसके कारण एक अयोग्यता आ गई कि आप नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी में आप नहीं जा सकते। राज्यपाल ने आपको कहा कि भाई मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं, आप फ्री हो। अब राज्यपाल जैसे क्षमा करेगा ना, तो जो अयोग्यताएं आई थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, अगर इसने क्षमा कर दिया तो। फिर आते हैं लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि मान लो आपको सजा सुनाई 10 साल की कठोर कारावास। अब आप गए राज्यपाल के पास के साहब ये अपराध है, 10 साल का कठोर कारावास मुझे दिया गया है। अब राज्यपाल कहता है कि ठीक है, 10 साल का कठोर कारावास मत भुगतो, 10 साल का सामान्य कारावास भुगत लो। टाइम वो का वही, सजा की क्या बदल गई, प्रकृति बदल गई। तो एक तो था कठोर कारावास, अब है सामान्य कारावास। कठोर कारावास में तो ये है कि आपसे कार्य करवाएंगे, मजदूरी करवाएंगे, शारीरिक कार्य लिया जाएगा, श्रम लिया जाएगा आपसे। सामान्य में क्या है, अपने खुद के काम कर लो, ना लो, दो लो, बस बात खत्म, कुछ नहीं मिलता है। वो तो आपको वो उसके मिलेंगे जब आप कोई विशेष ऐसा कार्य कर रहे हो जैसे उत्पादन हो रहा है। भाई आप दरी वरी बनाने में मदद कर रहे हो, कोई ईंट बाटे बनाने में मदद कर रहे हो, बाटे फोड़ने में मदद कर रहे हो, जैसे सरकार को आय हो रही है तब दाम मिलेंगे। अब जेल में आप झाड़ू काट रहे हो, सरकार पैसे थोड़ा ना देगी। जेल में आप गटर साफ कर रहे हो तो कर रहे हो तो कर रहे हो, वो आपकी वहां पे दिनचर्या है, वो आपको करने पड़ेंगे, सबको काम सौंपे जाते हैं, वहां दाम नहीं मिले। तो समय वो का वो, और प्रकृति उसकी बदल गई तो क्या हो गया, लघुकरण। फिर है विराम। विराम का मतलब ये है कि आपको सजा दी गई 5 साल की कठोर कारावास की। अब आप गए किसके पास में, राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, 5 साल का कठोर कारावास मत भुगतो, तुम 2 साल का कठोर कारावास भुगत लो। इसमें क्या हुआ, प्रकृति सेम है, टाइम क्या हो गया, कम हो गया, तो वो किसमें आ गया, विराम में। अब है परिहार। परिहार में क्या है, इन दोनों का मिला जुला रूप है, समय भी कम और प्रकृति भी कम। 10 साल का कठोर कारावास, समय कम कर दिया 5 साल, प्रकृति बदल दी, सामान्य कर दी, दोनों हो गया। प्रविलंबन। प्रविलंबन होता है जब आप अस्थायी रोक लगवाते हो, आपको सजा सुनाई गई, अब आप सजा के विरुद्ध अपील करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, प्रविलंबन जारी करोगे। उससे क्या होगा, उससे होगा कि अस्थायी रूप से उस पर रोक लग जाएगी। ये तब किया जाता है जब स्थितियां सामान्य हो। अब स्थितियां सामान्य कैसे होगी, स्थितियां सामान्य होंगी कि जैसे मान लो कि आप महिला की बात करें, अब महिला की स्थिति सामान्य जिसमें ये प्रकृति चाहिए, तो एक तो है महिला जो मतलब आप ये कह सकते हो उसको कि विवाहित नहीं है, या गर्भधारित नहीं है, या उसकी आयु सामान्य है, उस पर यह लागू नहीं होगा। या पुरुष सामान्य है, हष्टपुष्ट है, हट्टा-कट्टा है, स्वस्थ है, तो उस पर यह लागू नहीं होगा। अब पुरुष वृद्ध है, या वो कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, या शारीरिक उसमें कोई विक्षिप्तता है, महिला गर्भवती है, या बुजुर्ग है, वृद्ध है, या शारीरिक रूप से कोई अक्षमता है, तो क्या करते हैं, प्रविलंबन जो है वो लाया जाता है। तो ये 5 आधार हैं, इन 5 आधारों के आधार पर आपकी क्षमादान की जो शक्ति है उसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। बस इतना सही है, इसमें ज्यादा कोई 2 डबल होता है वो। है ठीक नहीं है, लगता है अपने को ठीक है, अंदर जाते हैं तो पता पड़ता है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड माफ करेगा सिर्फ राष्ट्रपति, और कोई नहीं। उसमें कंडीशन कुछ नहीं होती है, उसमें ये होता है कि भाई जैसे आपने वहां पे मृत्युदंड क्षमा के लिए जो है उसके पास में अपील करी, तो वो डिस्कशन करेगा मंत्रिमंडल के सदस्यों से, फिर उसके बाद के अंदर। हाँ ना, हम्म, हाँ तो कैंसिल होगी, आगे दी जाएगी, उस समय कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में जब वो प्रसूति हो जाएगी, बच्चा बच्चा सामान्य हो गए, तब उसके बाद के अंदर। हाँ
बहुत चीजें होती हैं, बहुत विशेष परिस्थिति में अभी भी हो सकती है, विशेष परिस्थिति में अभी भी होती है फांसी, लेकिन उसके लिए पूरा ट्रायल चलता है, उसका वेट वगैरह सब कुछ, उसकी जो विंड पाइप है, जो आपकी मसल्स हैं गर्दन की, इन सब की वो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि भाई इसमें कितनी ताकत है, उसके हिसाब से जो है वो प्रेशर प्रेशर जो है वो काउंट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ले गए गला गले के अंदर खींच दिया मीटर, ये नहीं होता है। आदमी वैसे ही मर जाता है, उसको अगर ये पता होता है कि यार मेरे को फांसी दे दी गई है, तो वो वैसे ही मर जाता है आधा तो। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई आएगा, चाहे वो रोटी लेके भी आएगा, तो उसको ये लगेगा कि ले आ गया, बुलावा आ गया। तो अभी जैसे आपने देखा होगा, एक मुद्दा बीच में बड़ा चर्चा में रहा था, राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उन्होंने क्षमादान की मांग की थी राष्ट्रपति से। तो सोनिया गांधी ने भी कहा था कि भाई ठीक है, इनको माफ कर दो। तब एक बड़ा बवाल हुआ कि अपने पति के हत्यारों को माफ कर रही है ये वो। ना ना, और वो एक वो इंजीनियर भी है साउथ के, एक वो लेडी भी है, 3 जने हैं वो एक अलग षड्यंत्र है। वो तमिल मुद्दा था, लिट्टे का प्रकरण था, साउथ के अंदर चुनाव प्रचार में गया हुआ था, भारत ने शांति सेना भेजी थी, वो एक अलग मुद्दे हैं। अब सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि भाई ठीक है, माफी दे दो मेरे को, कोई वो नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वो भी इस चीज को समझ रही है कि कितने साल से जेल में है, इनके फांसी की सजा बरकरार रह रही है, पहले मद्रास हाईकोर्ट से थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से है। अब इनके वकील ने एक रिट दायर की, एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि भाई एक अपराध के लिए एक सजा होती है, मेरे जो अभियुक्त हैं वो दोहरी सजा भुगत रहे हैं। तो न्यायालय ने कहा भाई कैसे, कहाँ है दोहरी सजा? तो बोले साहब देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा मृत्युदंड, फिर उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा कि भाई मृत्युदंड बरकरार रहेगा। अब बोले ये रोज मर रहे हैं, या तो इनको फांसी दे दो, फ्री करो इनको, या फिर इनको ये बता दो कि भाई हम तुम्हें फ्री करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो कारण क्या है, करेंगे तो कारण क्या है, हमारे पास ऐसा है क्या, हम कर सकते हैं क्या? नहीं तो बोले वो रोज सुबह उठते हैं इस उम्मीद में कि आज फांसी लगेगी, रोज रात को सो रहे हैं इस उम्मीद में भी कि आज तो बच गए, कल का कल देखेंगे। तो दोहरी प्रताड़ना है, ये नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान इसकी कभी भी इजाजत नहीं देता है। तो जो फांसी की सजा जिसको सुनाई जाती है ना, उसकी स्थिति को तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आधा मर चुका है, अब खाली लटकाना लटकाना बाकी है, बस उसको पता है कि कब आएगी। है किसको? ना ना, भी है, चल रही है मर्स, ना 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 ना, बचे हुए हैं अभी। हाँ, इसके ना 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 ना, ये तो इसके है, उसकी 84 में तो इंदिरा गांधी थे, 89 की बात है। तो अब क्या बची आपके पास में शक्तियों में? स्वयं विवेक, अभी तो नहीं, तो कौन सा बचा है? हैं? ठीक है, अब एक स्वयं विवेक की शक्ति, मैं इसमें सारी लिख देता हूं जो बची हुई है। स्वयं विवेक शक्ति, अब देखो स्वयं विवेक शक्ति, एक तो ये कहा गया कि भैया ऐसा है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और उनमें विभागों का वितरण जो मुख्यमंत्री उन्हें बताएगा। यह स्थिति तो कब है? जब विधानसभा में कोई दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है, यह स्थिति तो है तब। अब मान लो कि विधानसभा के चुनाव हुए और उन चुनाव में कोई भी दल या कोई भी गठबंधन उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल क्या करेगा? तो ध्यान रखना, स्वयं विवेकी शक्तियों में पहली शक्ति क्या है? पहली शक्ति है कि विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है, जो सदन में बहुमत प्राप्त करने में सक्षम हो। अब अपन एक बार चलते हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति की शक्ति में बात कही गई कि अगर राष्ट्रपति
किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहा है तो उसके लिए उसके पास में ये प्रावधान होना चाहिए कि जो लोकसभा है उस लोकसभा में कोई पार्टी या फिर कोई गठबंधन, गठबंधन मतलब पार्टियों का समूह, अगर वो सदन में बहुमत लाता है तो उस दल या गठबंधन का जो नेता है उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा। मान लो कि अगर बहुमत नहीं आता है तो क्या करेगा? तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अगर सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल या गठबंधन होगा, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, बहुमत नहीं है लेकिन सीटें सबसे ज्यादा है, उसका जो नेता होगा उसको क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा। यहां अलग है, यहां यह कहा गया है कि अगर राज्यपाल विधानसभा चुनाव में कोई दल या गठबंधन जिसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो जो सबसे बड़ा दल है या गठबंधन है उसके नेता को ही मुख्यमंत्री के लिए बुलाए, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यहां उसके स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। राज्यपाल इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि भाई अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो जिस व्यक्ति को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुख्यमंत्री पद के लिए वो इतना योग्य हो कि वो सदन में बहुमत साबित कर सके, अब चाहे वो व्यक्ति सदन के अंदर दूसरा बड़ा दल जो है उसका नेता ही क्यों ना हो। समझ में आया? नहीं आया? देखो इधर, क्योंकि ये जो चीज है ये जब क्वेश्चन में पूछी जाती है तो बड़ी टिपिकल लगती है। ये है सदन, इसका नाम क्या है? विधानसभा। और हम जानते हैं कि विधानसभा में जो पार्टी या जो गठबंधन बहुमत लाता है सरकार उसकी बनती है। अब पार्टी तो क्या होगी? जैसे मान लो भाजपा एक पार्टी है, लेकिन अब इसकी विचारधारा से जो अन्य दल प्रभावित हैं या इसकी विचारधारा से जो अन्य दल अपना मत रखते हैं वो अगर एक साथ आ जाएं तो उसको क्या कहेंगे? गठबंधन कहेंगे। जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, ठीक है, जैसे जनता दल है, तो ये मिलके क्या हो गया? ये गठबंधन हो गया। अब चुनाव में या तो गठबंधन पहले तैयार कर लो आप चुनाव से पहले, या फिर चुनाव के बाद में कर लो, कोई मना ही नहीं है, गठबंधन कभी भी हो सकता है। अब मान लो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में 3 पार्टियां हैं, ए, बी और सी। कायदा तो ये कहता है कि ए के पास बहुमत है, ए के पास में सिंगल पार्टी के पास बहुमत है, तो ठीक है आप अपनी सरकार बनाओ। आपका जो नेता है, अब आपके नेता का मतलब क्या है कि आपकी पार्टी के सारे लोग जिसकी बात को सर आंखों पर रखें, जिसका सम्मान करें और कहेंगे भाई ये जो आदेश देगा वो फाइनल है, वो नेता हो गया आपका। उसको क्या करेंगे? बुला लिया जाएगा और उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मान लो ए के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है, एक ही विचारधारा मिलती है बी के साथ में, तो ये क्या हो गया? ये गठबंधन हो गया। अब इन दोनों होगा जिसकी बात हम मानेंगे, तो उन्होंने अपना नेता बता दिया कि अमुक आदमी हमारा नेता होगा, हम इसके निर्देशन में सरकार बनाएंगे, तो उसको बुला लिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा। एक स्थिति ये हो गई कि भैया आपके पास में ए, बी, सी और डी 4 पार्टियां हैं और चारों के पास में मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं लाई चारों। अब राज्यपाल क्या करे? और इन चारों में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? ए। तो कायदे से तो राज्यपाल को उसको बुलाना चाहिए, इस पार्टी का जो नेता है उसको बुलाए कि भैया तू आजा और मुख्यमंत्री पद धारण कर ले। राज्यपाल कहे कि नहीं, इसका जो नेता है रमेश, मुझे नहीं लगता कि वो सदन में बहुमत साबित कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये जो दल है या ये जो गठबंधन है इसका जो नेता है सुरेश, वो ऐसा कर सकता है। तो यहां पे राज्यपाल इसको नहीं बुला के किसको बुला रहा है? इसको। वो एक अलग बात है, लेकिन राज्यपाल को लग रहा है कि ये कर सकता है तो वो इसको बुला लेगा। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि भाई जी बेटा तो मैं था, इससे ज्यादा सीटें मेरे पास, तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया? नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। उसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। अब इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास में स्वयं विवेक की शक्ति उल्लेखित है कि वो किसको बुलाता है। तो यहाँ पे ये जो शब्दावली है, ये जो चीज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी बात, अब देखो सत्ता पक्ष है तो सत्ता पक्ष में एक दल हो सकता है अकेला या फिर गठबंधन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं जो सत्ता में है। लेकिन विपक्ष जब होता है तब ध्यान रखना, विपक्ष में क्या होता है? विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक दल होता है। क्या होता है? एक दल। इसमें गठबंधन नहीं होता है। अब अगर आपने देखा हो तो पिछली बीजेपी सरकार में, केंद्र में, जब चुनाव हुए 2014 के, आपके पास कोई विपक्ष था क्या? कोई विपक्ष नहीं था आपके पास। बना तो पिछली बार भी था विपक्ष, लेकिन वो विपक्ष बना लेट, उपचुनाव के बाद में। लेकिन चुनाव खत्म होते ही विपक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि विपक्ष के लिए शर्त यह है कि सदन में अगर कोई पार्टी जिसके पास कम से कम 10% सीट होनी चाहिए विपक्ष के लिए, तो सत्ता पक्ष के बाद में सदन में जो दूसरा बड़ा दल है वो विपक्ष है। तो आज इंडिया, इसकी जो बात हो रही है ये क्या है? ये विपक्ष का गठबंधन है, विपक्ष का दल नहीं है। ये विपक्ष का दल कौन सा है? कांग्रेस। दल कौन सा है? कांग्रेस। गठबंधन कौन सा है? इंडिया। तो आप पढ़ते हैं विपक्ष दल का नेता,
तो विपक्ष दल का नेता राहुल गांधी है। वहां आप नहीं पढ़ोगे कि सदन में विपक्ष का गठबंधन नेता कौन है ना, नेता प्रतिपक्ष पढ़ा जाता है। इसलिए विपक्ष में हमेशा दल के रूप में सिर्फ एक दल होगा, उसका अपना एक नेता होगा। विपक्ष की पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष का नेता किसी एक दल से होगा। यह ध्यान रखना, सत्ता में दल का भी हो सकता है, गठबंधन का भी हो सकता है, लेकिन विपक्ष का नेता सिंगल पार्टी का होगा। इतना सा ध्यान रखो आप। फिर इसके बाद में स्वयं विवेक की शक्तियों में अगली शक्ति है, ये उतार लिया था ना, ये ऊपर वाला। अगली शक्ति है विधानमंडल सदन से पारित विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना। क्लास टाइम टेबल जैसा आता है उसी हिसाब से ले लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है किसी टाइम में आऊंगा। जब क्लास लग जाती है, शेड्यूल आपके पास आ जाता है, आपको पता चल जाएगा। है अभी बताओ। अब देखो, हम ये जानते हैं कि भाई राज्य का जो विधानमंडल है, या तो वो एक सदन का होगा, या उसमें क्या होंगे, दो सदन। या तो होगी विधानसभा, दो सदन है तो उसके पास में विधान परिषद भी होगी। कोई भी विधेयक आता है तो वो विधेयक क्या होगा, सदन में रखा जाएगा। सदन उस विधेयक पे क्या करेगा, चर्चा करेगा, पास करेगा। फाइनली वो विधेयक किसके पास पहुंचेगा, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास में क्या है कि या तो विधेयक पे क्या दे दे, अनुमति, या विधेयक पे अनुमति देने से क्या कर दे, मना, या वो क्या करे, एक बार उसको रिवर्स कर दे सदन के पास में कि भैया एक काम करो, इस विधेयक में सुधार की गुंजाइश है, तुम थोड़ा सा सुधार और कर लो। ये एक ही बार होगा, गया। अब इस सदन ने क्या करा, इसको वापस भेज दिया। सुधार किया नहीं किया ये सदन पे निर्भर करता है, लेकिन उसने वापस भेज दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे इसको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को यह आभास हो गया कि विधानमंडल जो है, इसके द्वारा ये जो विधेयक पारित किया गया है, इस विधेयक में संघ सूची का कोई विषय प्रभावित हो रहा है। किसका विषय प्रभावित हो रहा है, संघ सूची का विषय प्रभावित हो रहा है। तो वो क्या करेगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेगा। क्योंकि संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। हस्ताक्षर कौन करता है, राष्ट्रपति। तो जहां विषय संघ सूची का लग रहा है, वहां पे राज्यपाल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब वो क्या करेगा, वो लेके जाएगा राष्ट्रपति के पास कि महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विषय कहीं ना कहीं संघ सूची के विषय को प्रभावित कर रहा है, तो आप इसे देखें। फिर राष्ट्रपति को लगता है कि बात सही है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। समय में कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कोई टाइम नहीं है 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि या तो हाँ है या ना है। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, बजट प्रावधान हो गया, राष्ट्रपति के लिए जैसे संविधान संशोधन हो गया। तो कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, उनको नकार नहीं सकता है। वो तो राष्ट्रपति में लिखवा दूंगा, उतार लिया ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा स्वयं विवेक की शक्ति में तीसरा, विधानसभा को भंग करने की घोषणा, विधानसभा को भंग करने की घोषणा तथा स्थगित तो करता ही है, सत्रावसान भी करता है, वही स्थगन होता है, उसको बुला सकता है। भंग करना मतलब उसका कार्यकाल ही खा गया पूरा का पूरा, पता नहीं कर दिया, खत्म हो गई, नए चुनाव होंगे। भंग करने की घोषणा तथा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। यह भी इसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। भाई राज्यपाल को आभास हो गया कि जो अभी वर्तमान में सत्ता में है, जो दल या गठबंधन, इसके पास बहुमत नहीं है, या कोई और कारण हो गया, उसे यह आभास हो गया कि भाई ये जो सरकार है, ये सरकार अविश्वास मत में नहीं है, या सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, या मुझे अब विधानसभा को भंग कर देना चाहिए।
ऐसे उसको कुछ प्रतीत हो जाते हैं, तो उस पर निर्भर करता है स्वयं विवेक पे, वो चाहे तो कर सकता है। राज्य में शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा, तो यहां पे भी उसके पास में शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है, दे देगा कि भाई राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दो। अब इसके अलावा इन सब के अतिरिक्त इसके पास में कुछ और पावर्स भी होते हैं जो उसके पद की महत्वता को बढ़ाते हैं। जैसे राज्यपाल जो है ये राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं, इन विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलाधिपति होता है। हाँ तो चार है क्या, ठीक है। क्या होता है, कुलाधिपति होता है तथा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अरावली विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष, राज्य नेशनल राज्य स्काउट व कैडेट कोर का संरक्षक होता है, राज्य स्काउट व कैडेट कोर का संरक्षक होता है। और देखो ये जितने भी संस्थान होते हैं, इन संस्थानों का क्या होता है, ये पेरेंटियल हेड होता है। कुछ पद ऐसे होते हैं जो आपको ऑटोमेटिक ही, आप मूल पद को प्राप्त करते हो तो वो आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप आयोजना समिति के ऑटोमेटिक अध्यक्ष होगे, आप प्रधानमंत्री बनोगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष होगे। ऐसे ही अगर आप राष्ट्रपति बनोगे तो तीनों सेनाओं के कमांडर हो जाओगे। आप राज्यपाल बनोगे तो जो आपके विश्वविद्यालय हैं, सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, उन सब के क्या हो जाओगे, आप कुलाधिपति हो जाओगे। अब वहां पे क्या करोगे, आप कुलपतियों की नियुक्ति करोगे। मतलब आप तो चांसलर
और वाइस चांसलर को आप क्या करोगे, नियुक्त करोगे। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान होते हैं राज्य के अंदर जिनके क्या होते हैं, ये पेरेंटियल हेड होते हैं। अब जैसे अरावली क्षेत्र है, तो अरावली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है भाई, अरावली क्यों महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कोई महत्वता है क्या? जनजातियां, मूल तो जनजातियां हैं। अब जो जनजातियां हैं, जो रिजर्व एरिया है भाई, अरावली है, वन है, खनिज संसाधन है, जनजातियां हैं, वनस्पति है, तो उसके कुछ एरिया को आप रिजर्व करोगे कि नहीं करोगे? अब वो रिजर्व एरिया है तो उस रिजर्व एरिया पे आपके नियम कानून बाध्यतापूर्ण लागू हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो उसके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। अब वो प्रावधान कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। इसलिए जो संरक्षित क्षेत्र है, विशेष जो क्षेत्र है, वो डायरेक्ट क्या कर दिया गया, इनको दे दिया गया कि भैया आप इनको डायरेक्ट देखो। ठीक है, कल अपन करेंगे व्यक्तित्व इसके, कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।